अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इथेरियम मर्ज कौन-कौन सी डेट्स में जो है वो अनाउंस्ड होगा, साथ में इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, जो इथेरियम लॉक है 2.0 में उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इथेरियम मर्ज आने के बाद। विटालिक बर्टन ने इस हवाले से जो है वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लिए हुए हैं कि इथेरियम का हैवी सेल ऑफ प्रेशर ना आए, इथेरियम क्रैश ना करे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इथेरियम को क्रैश कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफिशियली अगर आप देखें कि कोई डेट अनाउंस हुई है तो आप गॉर्डिया मार्च की 11 अगस्त की राउंड अबाउट, ये 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक ये तमाम चीज़ें चलेंगी, जिसके 2 हफ्ते बाद जो है वो 19 सितंबर को जो है वो आपको इथेरियम मर्ज देखने को मिलेगा, और द डिफ़िकल्ट बॉम्ब जो है उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा 19 सितंबर के अराउंड अबाउट। Superfish.eth ये जो है वो बीकन चेन के कम्युनिटी हेल्थ कंसल्टेंट है इथेरियम के। इनकी एक ऑफिशियल ट्वीट थी 14 जुलाई की, जिसमें तमाम डेट्स जो शेयर की गई और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से लिंक भी जो है वो शेयर किया गया है। इसके बाद देख लें तो कॉइन डेस्क जो है वो टिम बिकाओ को और कॉइन टेलीग्राफ भी जो है टिम बिकाओ को जो है वो इथेरियम के इमर्जेस से जो रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उसके हवाले से जो है वो कोट करता है, उनका रेफरेंस लेता है। तो टिम बिकाओ की ऑफिशियल ट्वीट पे जो है वो कुछ चीज़ों को जो है आपके साथ में शेयर करता है। तो चलो यहाँ पर अगर आप देखें तो cryptohappy.com का क्या कहना है, द शंघाई अपग्रेड विल बी कंप्लीट शॉर्टली आफ्टर द मर्ज। एक शंघाई अपग्रेड होगी जो कि कंप्लीट हो जाएगी इथेरियम मर्ज के आने के फ़ौरन बाद ही सितंबर के अंदर, जिसमें ये होगा कि 40,000 इथेरियम जो है वो डेली बेसिस पर रिलीज़ हुआ करेंगे। जिसके जवाब में जेनसन ग्रिफिन का ये कहना है कि जो शंघाई अपग्रेड है वो 6 से 12 महीने के बाद होगी, और विटालिक बर्टन का ऐसा कहना है क्योंकि 6 से 12 महीने के बाद जब ये अपग्रेड होगी तो उस दौरान तक जो लोगों को स्टेकिंग पे रिवॉर्ड मिल रहा होगा वो इतना मिल चुका होगा कि वो इथेरियम को सेल ऑफ नहीं करेंगे जब उनका अनलॉक हो जाएगा। तो ये 2 लोगों की डिस्कशन है। यहाँ पर आप देखें तो m1cyborg.pcc.eth का इथेरियम मर्ज आने के बाद इथेरियम किस तरीके से पंप कर सकता है, कौन-कौन से बेसिक फंडामेंटल्स इफ़ेक्ट करें, तमाम चीज़ों को इस बेसिक थ्रेड में जो डिस्कस किया, जिसमें इथेरियम मर्ज आने के बाद इथेरियम की ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का कम हो जाना, इथेरियम की एनर्जी कंज़प्शन का कम हो जाना, एनर्जी कम कंज़्यूम होगी, गैस फ़ीस कम हो जाएगी, ट्रांज़ैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जाएँगे, लोगों को स्टेकिंग रिवॉर्ड ज़्यादा मिला करेगा। इन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने एक कंप्लीट थ्रेड लिखी है, और यहाँ पर जिसमें जो शंघाई अपग्रेड के हवाले से भी उन्होंने अपडेट दी, जिसमें 6 से 12 महीने का ज़िक्र भी जो है वो इन्होंने किया है। नेक्स्ट आप देखें तो आपको 10 मिलियन इथेरियम नाउ लॉग ऑन इथेरियम 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये 11 मार्च की खबर है। अब ड्यून के ये ऑफिशियल है, मैं तमाम लिंक्स कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तकरीबन 13 मिलियन इथेरियम जो है वो इस वक्त जो 2.0 में जो वो डिपॉजिट है। आप नेक्स्ट देखें तो आपको ये ऑफिशियल इनका है ethereum.org/en अपग्रेड मर्ज। यहाँ पे शंघाई अपग्रेड के वाले से अब अपडेट देख सकते हैं। सेम अपडेट जो है वो वही है जो हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर करी। एक फिक्स अमाउंट में जो है वो अनस्टेक हुआ करेगी इथेरियम। शंघाई अपग्रेड आने के बाद स्टिल जो शंघाई अपग्रेड का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कि कितने टाइम बाद आएगी, किस तरीके से आएगी, ऑल्दो कि ये एक प्रेशर क्रिएट करेगी। इस हवाले से आप डिफरेंट ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करें कौन से ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स है जो इथेरियम मर्ज आने के बाद इथेरियम को क्रैश कर सकते हैं। उसमें सबसे अगर आगे देखेंगे तो आप एसटी ईथ जो है वो आपको नजर आएगा। एसटी ईथ और इथेरियम का डीपैक कुछ दिनों पहले भी जो अनमेंटेन हुआ था, जिसकी वजह से सेल्सियस को भी प्रेशर फेस करना पड़ा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो एसटी ईथ ऑफर करते हैं उनको जो है तमाम जो है प्रेशर जो फेस ऑफ करना पड़ा, उनके कॉइन्स को भी ये तमाम प्रेशर जो फेस ऑफ करना पड़ा। अब इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि वेल्स इसको जो है वो मैनिपुलेट कर सकती हैं, और अगर एसटी ईथ और ईथ का डीपैक दोबारा से हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट ही जो है वो एक फेयर में और क्रैशिंग सिचुएशन में जो है वो नज़र आ सकती है। ऑल्दो कि इसका पैग अगर डी पैग हो जाता है तो उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होगा और मुश्किल भी होगा। नेक्स्ट आप देखें तो आपको इन्फ्लेशन, यूएसए की जो इन्फ्लेशन है वो एक अहम रोल अदा करती हुई जो नज़र आ सकती है। सितंबर में अगर फेड इंटरेस्ट रेट को पॉज नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि सितंबर के बाद इंक्रीज़ करेगा, तो इस इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ करना इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करेगा, और इन तमाम चीज़ों पे लोगों का जो फर्स्ट मोटिव ये होगा, लोगों की जो फर्स्ट डायरेक्शन होगी वो ये होगी कि वो अपने हैंड में जो है वो कैश रखें। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपको एक डॉलर रैली नज़र आई, डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो 109 तक जाता हुआ नज़र आया, जिसके बाद आपको एक रिलीफ रैली नज़र आई जिसमें डॉलर करेंसी इंडेक्स 105 तक नज़र आया, जिसमें स्टॉक्स ने जो है वो अच्छा खासा गेन किया, और इस वक्त जो है वो S&P 500 इंडेक्स जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पर है। अगर ये तमाम चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ाता है, यूएस इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाती, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंडेक्स तमाम जो है वो नेगेटिव आते हैं इकोनॉमी के लिहाज से, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट
क्रिप्टो, बॉन्ड और स्टॉक्स में नेगेटिव ही होगा, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कमोडिटी या गोल्ड, कॉपर, सिल्वर में रखना पसंद करेंगे या फिर जो वो डॉलर करेंसी इंडेक्स के तहत जो है वो डॉलर में रखना जो है वो पसंद करेंगे, जो कि इन तमाम अपग्रेड्स का वो इम्पैक्ट जो है आपको शो नहीं होगा, जो कि एक बुल मार्केट में जो है वो अब एक तरीके का इम्पैक्ट आता है। सपोज दैट कि यही इथेरियम का मर्ज अगर बुल मार्केट में होता तो यही इथेरियम आपको जो है वो 10,000 तक भी जो है वो नज़र आ सकता था। अब नेक्स्ट इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे तो मैं जो हूँ ज़्यादा बेयरिश हूँ एथेरियम को लेके एज़ कम्पेयर टू द बुलिश। लेकिन हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए? तो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि सपोज दैट कि एथेरियम यहाँ से अगर पंप कर जाता है 4,000 6,000 तक चला जाता है, इवन दो कि 10,000 तक भी चला जाता है, तो हमारे पास एथेरियम होना चाहिए कि हम उस एथेरियम को सेल ऑफ करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। सेम इसी के वाइस वर्सा अगर एथेरियम यहाँ से क्रैश कर जाता है तो हमारे पास इतना कैश होना चाहिए कि हम उस बॉटम से इथेरियम को जो है वो बाय कर सकें, ताकि हमारी डॉलर कॉस्ट एवरेज की जो बेस्ड बाइंग है वो एक सर्टेन पोजीशन पे मिले, राउंड अबाउट 2000 1600 से लेकर 2000 तक या 1000 से लेकर $2000 के राउंड अबाउट डॉलर कॉस्ट एवरेज बाइंग बने, ताकि जब हम उसको 4000 या 5000 पे सेल ऑफ करें तो हम एक अच्छा खासे प्रॉफिट में जो है वो एग्जिट हो सकें। इसको आप प्रोपोर्शनल स्ट्रैटेजी से भी जो है वो समझ सकते हो कि आप दोनों साइड ही जो है वो प्ले ऑफ करना चाहोगे। इसी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डॉलर कॉस्ट एवरेज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हवाले से आपकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप बुल और बेयर दोनों सेंटिमेंट को जो है वो अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सको। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है? आप कितना ज़्यादा बुलिश हो इथेरियम मर्ज को लेके और कितना ज़्यादा बेयरिश हो? व्हेल्स का कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन देखते हो इथेरियम मर्ज आने के बाद? इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक़्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।